अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हीलिंग वाइब्स डॉक्टर सारा के साथ। आज हम बीमारी के बारे में बात करेंगे और बीमारी का खुराक के साथ क्या ताल्लुक़ है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि मेरा अपना जो तजुर्बा है और जो मैंने अपनी सेहत के लिए मसाइल देखे उसमें बहुत सारे ऑटो इम्यून इश्यूज़ और टीन एज से हाई ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जहाँ पे मैं आईसीयू में भी रही। और उसका बड़ा मसला ये था कि डॉक्टर्स की समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सारे जो ऑटो इम्यून इश्यूज़ होते हैं ज़्यादातर ये इडियोपैथिक होते हैं। इडियोपैथिक वो बीमारी होती है जिसकी रीज़न का पता नहीं चलता, और ज़्यादातर ये हमारी खुराक में जो कमियां होती हैं, न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है, या हमारी ग़िज़ा जो है वो मुनासिब नहीं होती, या हमारे जो स्ट्रेस होता है हमारी लाइफ के अंदर वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है हमारे जिस्म पे जब, तो फिर वो ऑटो इम्यून बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा इकसाम है। फाइब्रोमाइल्जिया है, इसके अंदर इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, इडियोपैथिक रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस है, सोरियोसिस है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, किडनीज़ के इश्यूज़ हैं, हत्ता कि ऑटो इम्यून इश्यूज़ की एक बहुत लंबी रेंज है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की हुई है। आप उसको गूगल पे देख भी सकते हैं, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किसी न किसी ऑटो इम्यून मसले का शिकार भी हों। तो हम आज इस बारे में बात करेंगे कि हम अपनी इन ऑटो इम्यून बीमारियों को या किसी भी बीमारी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक जो है वो कह लें कि तहरीक चल पड़ी है कि अल्टरनेटिव जो मेथड्स हैं वो अडॉप्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि फार्मा जो है वो बीमारियों के इलाज में नाकाम हो चुका है। जितनी ज़्यादा दवाइयाँ हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स उनसे कहीं ज़्यादा हैं। जब आप एक बीमारी के लिए दवाई लेते हैं तो उसके बाद आपको कितने ही ऐसे मसाइल बन जाते हैं जो पहले आपके जिस्म में नहीं होते। तो पूरी दुनिया में इस वक्त लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइट के साथ अपनी जो जिस्मानी मसाइल हैं उनके हल की तरफ जो है वो जाया जा रहा है। तो जो डाइट प्लान है वो बहुत सादा है। अगर हम मैंने खुद चूँकि इसको अपनाया, मैंने मेरे जब ये मसाइल शुरू हुए तो मैंने बहुत हाई जो है वो पोटेंसी की मेडिसिन, स्टीरॉइड्स और बहुत कुछ लिया, लेकिन उससे मेरे जिस्म में और बहुत सारे मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। और फिर मैंने खुद जो है वो एक एफर्ट की अपने मसले को समझकर अपनी ज़िंदगी के अंदर मैं तब्दीलियाँ करके किस तरह मैं खुद को ठीक कर सकती हूँ, और फिर मुझे जो चीज़ें मिली उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक बहुत बेहतर, बहुत नॉर्मल, बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रही हूँ और अपनी ज़िंदगी के सारे काम कर रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि जो लोग सफ़र कर रहे हैं, उस चीज़ से गुजर रहे हैं, उनको भी इसका फ़ायदा हो। ये जो क्रॉनिक इश्यूज़ हैं इनका ये भी मैं आपको बता दूं कि कोई फौरी हल नहीं होता। इनके लिए आपको एक मुसलसल जो है वो कोशिश करनी पड़ती है, और ये आपने कोई एक दिन या एक हफ्ता लेकर नहीं चलना इस चीज़ को, बल्कि आपने इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। हमारे जिस्म में बेसिकली दो तरह के प्रोसेसेस चलते हैं। एक प्रोसेस वो होता है जिसमें हम अपने जिस्म को खुराक दे रहे होते हैं, जो कि एनर्जी की शक्ल इख्तियार करती है, और हमारा जिस्म जिस तरह आप एक मशीन को ईंधन देते हैं, फ्यूल देते हैं, वो चलती है, इसी तरह हमारा जिस्म जो है वो खुराक पे चलता है। इसी तरह से जो दूसरा प्रोसेस है वो है कि हमने अपने जिस्म से टॉक्सिन्स को, फासिद मादों को जो है वो खारिज होते हैं, और उनका जिस्म से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो टॉक्सिन्स जिस्म से ना निकलें तो फिर हम जितनी भी हेल्दी डाइट ले लें वो हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, और जो है उसका फ़ायदा भी नहीं होता। तो डिटॉक्सिफिकेशन पे मैं इंशाल्लाह इसके बाद बात करूँगी। आज मैं जो है वो फूड के बारे में बात करूँगी कि आपने अपने जिस्म में ऐसी कौन सी चीज़ें जो है वो इनटेक करनी है, वो लेनी है फूड की शक्ल में, जिनसे कि आप अपनी बीमारियां भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, और आपको उससे एक हेल्दी जो है वो ज़िंदगी इंशाल्लाह मिलेगी। तो आपने सबसे पहले जो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं फूड के बारे में या ग़िज़ा के बारे में, वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि आपने अपनी फूड में 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है अपनी खुराक का इंतखाब करते हुए। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने जो ग़िज़ा लेनी है उसका जो सोर्स है वो लिविंग सोर्स से मुराद ये है कि देखें, जैसे आप गंदम को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अगर गंदम के दाने को आप ज़मीन में बो देते हैं तो कुछ अरसे बाद वो पौधा बनता है, और पौधे से दोबारा जो है वो गंदम पैदा होती है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। तो यानी ये एक जिंदा प्रोसेस है, जो एक बीज से ज़िंदगी बनती है और उसको आप अपनी खुराक के तौर पर कंज्यूम करते हैं। लेकिन इसी तरह अगर आप गंदम के आटे से बने हुए बिस्किट को अगर ज़मीन में दबाएंगे तो वो गल सड़ जाएगा,
क्योंकि वो प्रोसेस्ड है, उससे ज़िंदगी जन्म नहीं लेगी। तो जो एक डेड चीज़ है वो आपके जिस्म को फ़ायदा कैसे दे सकती है? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपने अपनी डाइट के जो सोर्सेज हैं उनको लिविंग रखना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है कि आपने खुराक को ओरिजिनल रखना है या होलसम रखना है, या आपने उसको उसकी रॉ फॉर्म में कोशिश करनी है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। जैसे आप देखें कि मीठा है, अब अगर आप शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल करते हैं चीनी की बजाय, तो वो आपको कम नुकसान देता है। इसी तरह से अगर आपको मीठा पसंद है, आप खजूरें ले सकते हैं, आप इंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मीठा बनाते हुए, जो हम डिज़र्ट्स बनाते हैं, स्वीट्स बनाते हैं उसके अंदर, तो वो आपको नुकसान नहीं देगा। और लेकिन अगर आप रिफाइंड शुगर इस्तेमाल करते हैं या कोई भी रिफाइंड चीज़ इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके जिस्म को नुकसान देगी। इसी तरीके से जो हम गंदम इस्तेमाल करते हैं, आप देखिए कि अगर गंदम को के दो तरह से गंदम का फ्लोर बनता है। एक तो ये आटा होता है जो हमारा जिसके अंदर चोकर भी होता है, और हम गंदम को छानते नहीं हैं या वो आटा छाना नहीं जाता, बल्कि उसको उसी तरह से पीस लिया जाता है, और वो सेहत के लिए काफ़ी मुनासिब होता है, बेहतर होता है, क्योंकि उसमें फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वही गंदम जब मैदे की शक्ल में आ जाती है, रिफाइंड फ्लोर की शक्ल में आ जाती है, तो वो जिस्म के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। उल्टा उसके बहुत सारे नुकसान हैं, रिफाइंड फ्लोर के बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानात हैं, और उसका मैदे का या रिफाइंड फ्लोर का आप जितना भी कम इस्तेमाल करें वो बेहतर है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि कोशिश करें कि आपकी जो फूड है वो प्लांट बेस्ड ज़्यादा आप इस्तेमाल करें और ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल करें। अब ज़ाहिर है हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम सारे अपनी सब्जियां नहीं उगा पाते, लेकिन जिनके पास ज़मीन दस्तयाब है, कोशिश करें कि किसी हद तक आप अपनी जो चीज़ें हैं वो अपने, चाहे आप लॉन में उगा रहे हैं, अपने घर में गमलों में आप कुछ काश्त कर रहे हैं, हम अब किचन गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है, तो आप उस तरीके से अपनी चीज़ों को खुद उगा सकते हैं ताकि आप ज़्यादा जो है वो ओरिजिनल फूड हासिल कर सकें। उसमें भी अगर आप कोशिश करते हैं कि आप कम से कम जो है वो लेग्यूम्स या ग्रेन्स या गोश्त या डेयरी का इस्तेमाल करें, और कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। कच्ची सब्जियां जो है वो बहुत आसानी से जो है वो हज़म हो जाती हैं, और निस्बत के जो हम ग्रेन या अनाज खाते हैं या दालें खाते हैं या गोश्त खाते हैं, तो वो हमारे मैदे को कम से कम जो है वो उसके ऊपर मशक्क़त करना पड़ती है, एफर्ट करना पड़ती है हज़म करने के लिए। तो उसमें अगर आप डेयरी को भी कम करना चाहें तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आप कम कर सकते हैं, क्योंकि दूध एक खुद में मुकम्मल ग़िज़ा है, और दूध जो है वो हज़म होने में ख़ासा वक्त लगता है जिस्म को उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के अंदर। तो हमारा जो आजकल का लाइफस्टाइल है, हम उतना एक्टिव नहीं है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उतना एक्टिव नहीं है, और जब हम वो डेयरी इस्तेमाल करते हैं या हम दूध पीते हैं तो उससे गैस्ट्रिक इश्यूज़ या बलगम बहुत ज़्यादा उसका बनते हैं, क्योंकि वो जिस्म में हज़म नहीं हो पाता। तो उसका एक मुनासिब अल्टरनेटिव जो है वो ये है कि आप कोकोनट मिल्क या ओट मिल्क जो है वो आप इस्तेमाल करें। ये कोकोनट मिल्क और ओट मिल्क को कैसे बनाना है इंशाल्लाह मैं इसकी जो है वो आपसे इसका तरीका शेयर करूँगी। बच्चों को अलबत्ता आप दूध ज़रूर दें, और कोशिश करें कि दूध जो है ये केमिकल से पाक हो, किसी रिलायबल सोर्स से, और पैकेज दूध को बिल्कुल भी आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके अंदर यूरिया डलता है, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसके अंदर जो है वो केमिकल्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो अल्टीमेटली आपके जिस्म को बीमारी की तरफ ले जाता है, और कैंसर की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जिस्म के अंदर बढ़ जाती है। जो चौथा प्रिंसिपल है फूड का, याद रखें कि वो फूड इस्तेमाल करें जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, यानी जिस फूड के अंदर आपको पानी की मिकदार ज़्यादा लगे, जैसे कि टमाटर है, खीरा है, कद्दू है, और बहुत सारी सब्जियां हैं, फल हैं। फूड दो तरह की होती है, एक वाटर रिच होती है, एक वाटर पुअर होती है, जैसे दालें हैं या जैसे चावल हैं, गंदम है, ये वाटर पुअर हैं, जबकि जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ये वाटर रिच हैं। तो हमने अपनी खुराक के अंदर उन चीज़ों को ज़्यादा रखना है जिनके अंदर वाटर कंटेंट जो है वो ज़्यादा हो।
اور ہمارا اپنا جو جسم ہے وہ بھی 70% واٹر ہے اور 30% میس ہے، جس میں مسلز، ہڈیاں وغیرہ شامل ہیں۔ تو جب ہمارے جسم کا اتنا بڑا حصہ خود پانی پر مشتمل ہے تو ظاہر ہے اس کو پانی کی ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، ہائیڈریشن زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ آپ واٹر کانٹینٹ جن میں زیادہ ہے وہ چیزیں استعمال کریں، بلکہ اپنے باڈی کو مکمل طور پر ہائیڈریٹڈ بھی رکھیں، صاف پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ لیکن اس میں ایک کویسچن یہ بھی رائز ہوتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کتنا پانی پینا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ پانی آپ اس وقت پئیں جب آپ کو پیاس لگے، اپنے جسم میں آپ نے پش نہیں کرنا پانی کو، اس سے آپ کے گردوں پہ جو ہے وہ خواہ میں زیادہ پریشر بنے گا، بوجھ بنے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہر آدھے گھنٹے بعد 40 منٹ کے بعد جو ہے وہ پانی پئیں، اسپیشلی جس وقت آپ کو تھوڑی پیاس محسوس ہو رہی ہو، تو وہ پانی جو ہے وہ آپ کے جسم میں جا کر ایک مناسب شکل میں ہضم ہو جائے گا۔ دوسرا جو ہم نے پہلو پہ بات کی تھی، ایک ہم نے فوڈ انٹیک کی بات کی تھی اور ایک ہم نے جو ٹاکسنز ریموول ہے، جسم کے اندر سے فاسد مادوں کو نکالنے کی بات کی تھی۔ تو یہ ڈیٹاکسیفیکیشن جو ہے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور ڈیٹاکسیفیکیشن کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے اس کے فوڈ کے ذریعے ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے، واٹر تھراپی سے بھی ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہم ویڈیو کریں گے وہ ہم ڈیٹاکسیفیکیشن کے بارے میں کریں گے، اور آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بس آپ نے ریگولر رہنا ہے اور ان 4 بنیادی چیزوں کا اپنی خوراک کے اندر جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت دے، سب کو، ہم سب کو اچھا رکھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔